दोस्तों, घर खरीदना हम सब का कहीं ना कहीं एक सपना ज़रूर होता है। और अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो आप ये बखूबी समझते होंगे कि अपना घर होना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं बचपन से हमेशा एक किराए के घर में ही रहा हूँ और जब कभी भी हमें घर चेंज करना होता था तो हम सब काफ़ी दुखी हो जाते थे कि फिर से वही किसी और के घर में जाना, उसके घर को अपना समझना और फिर वो हमें कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद निकाल देंगे। हम ये हमेशा सोचते थे कि कब हमें हमारा अपना घर मिलेगा जिससे हमें कोई नहीं निकाल पाएगा। तो घर खरीदने का जो डिस्कशन है वो हमारी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता था। हम हमेशा कहीं ना कहीं ये हमेशा सोचते थे कि कब हमारा अपना घर होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि घर खरीदना हर किसी के लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। लेकिन अगर आप यही बात अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा तो वो हमेशा आपको ये सलाह देगा कि घर खरीदने से बेहतर है आप घर रेंट पे ले लो। वो आपको अपनी कैलकुलेशन से ये प्रूव कर देगा कि एज अ रेंट में रहना वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है बनिस्बत उसके कि आप घर परचेज़ कर लो। लेकिन सबसे पहली बात, हम हर काम नुकसान और फ़ायदे के लिए नहीं करते। कुछ काम हम अपने मेंटल पीस के लिए भी करते हैं और उन्हीं में से एक है घर खरीदना। क्योंकि हम इंसान हैं और अल्टीमेटली हमें एक मेंटल पीस चाहिए अपनी लाइफ में। तो सपोज़ आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आपके पास मेंटल पीस ही नहीं है, तो फिर उन पैसों का आप क्या करोगे। इसीलिए हर काम हम नफ़े और नुकसान के लिए नहीं करते। लेकिन मैं अपने चैनल में आपको हमेशा पैसे सेव करने के लिए और उन्हें इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूँ। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको घर खरीदने के फ़ायदे और नुकसान और रेंटेड घर में रहने के फ़ायदे और नुकसान दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊँगा, ताकि उसके बाद आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। क्योंकि अपनी लाइफ का अच्छा डिसीजन आप और सिर्फ आप ही ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में बिना बायस होके आपको दोनों तरह के फैक्टर्स को बताऊंगा ताकि आप एक अच्छा और एक सुदृढ़ फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं घर खरीदना एक फाइनेंशियल डिसीजन होने के साथ साथ एक इमोशनल डिसीजन ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि घर हम क्यों ना खरीदें। सबसे पहला कारण है डाउन पेमेंट। किसी भी घर को खरीदने में सबसे बड़ा खर्च जो होता है वो है डाउन पेमेंट का। आज के टाइम में भले ही होम लोन सस्ते हो गए हैं लेकिन फिर भी आपको 20 से 25% का डाउन पेमेंट करना पड़ता है। सपोज़ आपके घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो उसमें आपको नहीं भी तो 20 से 25 लाख रुपए अपने लगाने पड़ेंगे। और हर किसी के पास ये अमाउंट नहीं होता। मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि वो घर खरीदने के लिए अपनी पूरी सेविंग्स को हटा देते हैं, अपनी ज्वेलरी, अपनी वाइफ की ज्वेलरी, मतलब कि जैसे तैसे करके वो पैसा इकट्ठा करके एक घर का डाउन पेमेंट दे देते हैं, जो कि एक काफ़ी गलत स्टेप है मेरे हिसाब से दोस्तों। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट पेमेंट। जब आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो आपको 6 से 8% के बीच अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ जाता है। और तीसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट। जब भी आप घर खरीदोगे तो जाहिर सी बात है हर साल उसका कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा ताकि आपका घर एकदम साफ़ सुथरा और सुंदर दिख सके। एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट घर के प्राइस का लगभग 1% सालाना आ जाता है। और ये आपको हर साल हो सकता है ना देना पड़े, लेकिन अगर 4-5 सालों में आप घर का पेंट वगैरह करवाओगे, कुछ अपनी मेंटेनेंस होगी, तो वो एज अ एवरेज हो जाता है हर साल में। सपोज़ आपके घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो ऑलमोस्ट 1% यानी कि 1 लाख रुपए के आसपास सालाना आपको कहीं ना कहीं खर्च करने पड़ जाएंगे। सपोज़ आपने 1 करोड़ रुपए का होम लोन लिया है तो आपकी जो मासिक किस्त आएगी वो लगभग 75,000 रुपये की होगी। और वहीं अगर आप उसी घर को एज अ रेंट पे लगवाना चाहोगे या उसी प्रकार के घर पे रेंट में रहना चाहोगे तो उसकी जो रेंट होगी वो मात्र 25,000 रुपये के आसपास होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, सीधा सीधा 50,000 रुपये की बचत आप कर सकते हैं। और अब इस बचे हुए 50,000 को आप 20 सालों तक, जो कि आपका लोन पीरियड है, उसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपका लोन भी तो 20 सालों तक चलेगा। और मैं यह भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि 20 सालों के बाद आपके पास जो कॉर्पस इकट्ठा होगा
वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि आपको लोन लेने की फ़र्दर कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि 20 सालों के बाद घर की कीमत भी तो बढ़ चुकी होगी। तो ऐसा सही है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि रियल एस्टेट के कीमतों में इतनी ज़्यादा उछाल नहीं होता जितना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर बोलो एज अ रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है, वो रियल एस्टेट में बढ़ी हुई कीमतों से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर बाय चांस आपको लोन लेना भी पड़ जाए तो वो काफ़ी कम अमाउंट का लोन आपको लेना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि इक्विटी रियल एस्टेट से हमेशा ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न देती है। और सपोज़ आप घर एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना चाहते हैं तो रियल एस्टेट की ग्रोथ को लगभग 9% के आसपास माना गया है। और अगर आप उस घर को लोन पे लेना चाहते हो तो सपोज़ आपको 6.5% पे वो लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल ग्रोथ हो जाएगा वो 2.5% होगा। तो आप यही सोचो, मात्र 2.5% कमाने के चलते आप 20 सालों तक उस लोन के बोझ के तले दबना चाहते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप उसी पैसे को एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करके फर्दर आप पूरे कैश में या बहुत ही कम लोन लेके एक अच्छा खासा घर खरीदना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि हमें घर क्यों खरीदना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है इंक्रीज़ इन रेंट, यानी कि रेंट बढ़ते रहते हैं। अब सपोज़ आपके मकान मालिक ने रेंट डबल कर दिया, फिर आप क्या करोगे? आपकी इनकम तो अचानक से डबल होगी नहीं, लेकिन रेंट अगर डबल हो गई तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि लोन लेने वक्त हमें ये पता होता है कि हमें कितनी ईएमआई देनी है और उसी हिसाब से हम अपने एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं। और ईएमआई की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि वो कभी बदलती नहीं है, लेकिन रेंट हर साल इंक्रीज़ होता है। आज हो सकता है कि आपको लोन की ईएमआई ज़्यादा लगे, लेकिन 10 साल के बाद वही ईएमआई आपको कम लगेगी या मैनेजेबल लगेगी, क्योंकि 10 सालों के बाद रेंट तो बढ़ चुका होगा, लेकिन आपकी ईएमआई जो आज है वही 10 साल बाद भी रहेगी। दूसरा पॉइंट है योर अर्निंग माइट गेट स्टॉप, यानी कि हो सकता है आपकी जो कमाई है वो एक समय के बाद बंद हो जाए। एक समय के बाद हमारी इनकम बंद हो जाती है, लेकिन अगर आपका घर अपना नहीं है तो आपको लाइफ टाइम वो रेंट देना पड़ेगा। लेकिन सपोज़ अगर आपने लोन लिया है 20 सालों का, तो 20 सालों के बाद आपको कोई ईएमआई नहीं देनी और वो आपका घर जो है वो सिर्फ आपका रहेगा। उसमें आपको कोई किसी भी तरह का रेंट नहीं देना है, कोई ईएमआई नहीं देनी है। इसलिए अगर आप होम लोन मैनेज कर सकते हैं तो यही वो कारण है जिसमें आपको घर लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब आपकी इनकम नहीं रहेगी फिर भी आपको ईएमआई या रेंट देने की कोई टेंशन नहीं होगी। तो अब इस वीडियो का समरी क्या है, या इस वीडियो की समरी क्या है? मेरे हिसाब से अगर आपके पास 40 लाख रुपए हैं तो आप बेशक एक घर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6.5% ब्याज पर आप 40 लाख रुपए लोन लेकर घर खरीदोगे, तो मेरे हिसाब से ये तरीका काफ़ी गलत है। आपको चाहिए कि एक लमसम इकट्ठा करके और अगर ज़रूरत पड़े तो 5-10 लाख रुपए लोन लेकर आप घर खरीदो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको घर खरीदना है तो उसे प्लान कीजिए। आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में निवेश करिए, एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करिए और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत लोन लेकर 10 से 15 लाख रुपए आप एक घर खरीद सकते हो। तब आपको ईएमआई भी ज़्यादा नहीं लगेगी और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसे ये लगी वीडियो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिस इज़ राजीव साइनिंग ऑफ।